जी चलिए। और इसी तरह होता है फर्मिट प्राइम। जी, मर्सिन नंबर क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन कह सकते हैं हम, एम से डिनोट करते हैं उस फंक्शन को, और उस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। ये मैं मर्सिन नंबर को डिस्कस कर रहा हूँ। इसको हम डिनोट करते हैं एम एन से। ठीक है। आप सिंपली कह सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है। ठीक है। लेकिन सीक्वेंस की नोटेशन ऐसे होती है, सीक्वेंस को हम जब नोट करते हैं तो ए एन ही होता है। बट सीक्वेंस भी बेसिकली एक फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो सेम एज ये भी एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो ये किसके इक्वल होता है? इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स n - 1, यानी 2 की पावर n नफी 1। सो सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड मर्सिन नंबर। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डोमेन जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होती है, तो हम n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, n को 1 पुट करते हैं, सो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1। अगर हम m को 2 पुट करते हैं, सो इसमें हमारे पास आ जाता है 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर हम m को 3 पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 8 - 1 7, अप टू सो ऑन। सो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड मर्सिन नंबर। ठीक हो गया जी। अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें 1 के अलावा 3 और 7 प्राइम आ रहे हैं। लेकिन जब हम M4 को डिस्कस करते हैं, M4 को, तो उसमें हम देखते हैं कि 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16 - 1 दैट इज इक्वल टू 15। तो इसमें एक नंबर कंपोजिट नंबर आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है। तो फर्स्ट 3 नंबर, सेकंड एंड थर्ड प्राइम आ रहा है, फोर्थ नंबर कंपोजिट आ रहा है। तो इट मीन्स दैट कि इसके अंदर प्राइम नंबर्स भी होंगे और इसके अंदर कंपोजिट नंबर भी होंगे। तो ऐसा मर्सिन नंबर जो कि प्राइम हो उसको हम मर्सिन प्राइम बोलते हैं, और जो कंपोजिट होते हैं वो जस्ट मर्सिन नंबर कहलाते हैं, बल्कि प्राइम वाले भी कहलाते हैं। तो उसकी एक टाइप है मर्सिन प्राइम। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे इससे रिलेटेड थ्योरम की स्टेटमेंट है, मैं वो बता देता हूँ कि मर्सिन नंबर जो प्राइम होते हैं, ठीक है, वो मर्सिन होते हैं, साफ ज़ाहिर है, साफ ज़ाहिर उसकी टाइप में है। लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि इसमें कंपोजिट नंबर भी आ रहा है, तो वो कंपोजिट भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं। जी, ये इससे रिलेटेड थ्योरम है। अब फर्मिट नंबर क्या होता है? सेम एज फर्मिट नंबर भी एक फंक्शन है। आप उसको सीक्वेंस फंक्शन भी कह सकते हैं, आप उसको जस्ट फंक्शन भी कह सकते हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या है? एफ एन दैट इज इक्वल टू 2 अगेन पावर एन। ठीक हो गया। सो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, आगे इसके आगे एक इंटीजर भी होता है, एक कांस्टेंट हम कर देते हैं, +1 कर देते हैं जी। ठीक है। सो सच टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड फर्मिट नंबर, और इसमें जो प्राइम होते हैं उनको हम फर्मिट प्राइम का नाम देते हैं। ठीक है। अब इसमें भी हम वही सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे, यानी 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करते हैं, फिर 3 पुट करते हैं, अप टू सो ऑन F3। जी, जब आप 1 पुट करोगे, सो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 1 2 बनता है, सो 2 × 4 + 1 5। इसे जब हम 2 पुट करते हैं, सो 2² दैट इज इक्वल टू 4, एंड 4 दैट इज इक्वल टू 16 + 1 दैट इज 17। सिमिलरली जब हम 3 पुट करते हैं, तो 2 की पावर 3 8 होता है, सो 2 को अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, सो वो 256 आता है, सो 257 बन जाता है। ठीक हो गया। सो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड फर्मिट नंबर, और इसमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो फर्मिट प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं उसमें स्मॉलेस्ट फर्मिट नंबर पूछा जाता है जो कि 5 है। ठीक हो गया। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट फर्मिट नंबर पूछा जाता है, वो F5 बनता है। ठीक हो गया। F5 का आंसर जो है वो कुछ ज्यादा लंबा है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर होता है। ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके हवाले से, ऑब्जेक्टिव के हवाले से मैं लिख देता हूँ। स्मॉलेस्ट फर्मिट नंबर दैट इज 5, ठीक हो गया। 5 था, क्या था जी, 5 है फर्मिट नंबर। अच्छा जी, इसी तरह स्मॉलेस्ट कंपोजिट फर्मिट नंबर, कंपोजिट फर्मिट नंबर दैट इज F5, ये F5 होगा हमारे पास, ठीक हो गया जी। F5 का आंसर जो है वो हमारे पास कंपोजिट आ जाता है। इसी तरह फर्मिट प्राइम का, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्मिट नंबर विच इज अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड फर्मिट प्राइम। इसमें अगर हम देखें तो F1, F2, F3, F4 ये फर्मिट प्राइम है, ठीक हो गया। F5 फिर फर्मिट कंपोजिट नंबर में आ जाता है। तो ये दो क्वेश्चन थे, मर्सिन नंबर और फर्मिट नंबर, इनके फंक्शन याद रखने पड़ते हैं। इसमें वो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि M7 किसके इक्वल होगा, M8 किसके इक्वल होगा, M9 किसके इक्वल होगा। सो हमें आइडिया हो कि M क्या है, यहाँ पे MN क्या होता है मर्सिन नंबर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर लेमिना x square plus y square is equal to a square in upper half lie in, वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ डाटा कराया था सर्कल के हवाले से। ये तो सेमी सर्कुलर लेमिना है, मैं आपको लेमिना भी डिस्कस करता हूँ, सर्कल भी और सेमी सर्कल भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसमें मैंने सर्कल के हवाले से आपको बताया था कि हमारे पास सर्कल की 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल पहली इक्वेशन को हमने नाम दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने उसको बोला था। दूसरी को हमने नाम दिया था, हमारे पास थी प्योर फॉर्म, और थर्ड वन जो थी प्योर फॉर्म या पॉइंट फॉर्म, ऐसे नाम था। तीसरी थी जनरल फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी वो थी x माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ठीक हो गया। आर रेडियस था, इसमें एच और के जो थे वो हमारे पास क्या थे, सेंटर के पॉइंट्स थे, दीज आर पॉइंट्स ऑफ सेंटर। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास। और अगर हम सेंटर के पॉइंट्स को जीरो कर देते थे तो यहाँ पे सिर्फ एच जीरो हो गया, तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस ये बनेगा वाई स्केयर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्केयर, ठीक हो गया। सो ये इक्वेशन ऑफ सेंटर है, सर्कल है एट ओरिजिन, यानी जहाँ पे सेंटर के एलिमेंट्स जो हैं एच भी और के भी दोनों जीरो हैं, ठीक हो गया। सो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये जो सेमी सर्कुलर लेमिना है, ठीक है जी, इसमें भी सेंटर की कंपोनेंट्स नहीं हैं, तो इट मीन्स दैट कि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा। अगर हम वैसे डिस्कशन में ले आए, लेमिना क्या होता है, लेमिना एक 2D डायग्राम है, ये भी कह सकते हैं हम। ये भी कह सकते हैं कि ऐसी डायग्राम जिसकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 के है। अब थिकनेस जो है वो थर्ड डायमेंशन को यानी जी एक्सिस को डिनोट करती है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। सो इट मीन्स दैट कि हम उसको 2D कह सकते हैं। जब वो 2 डायमेंशनल आ रही है तो उसके सेंटर पॉइंट जो है वो एक्स और वाई होंगे। अगर 3 डायमेंशनल होती तो उसका सेंटर जो है वो एक्स वाई और जी होता, ठीक हो गया। और यहाँ पे इक्वेशन जो बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सम वैल्यू। एंड फिर इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास ओरिजिन ही आंसर आता है इसका, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट जब ऑब्जेक्टिव्स में जब देख रहा था तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जिसमें सिर्फ फार्मूलाज याद करने थे, ठीक है। और फार्मूलाज के अलावा उसके अंदर कुछ खास सीखने वाली बात नहीं थी। सो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने क्या किया है कि मैंने उसको आपकी सेल्फ असेसमेंट में डाल दिया है, ठीक है। अब सेल्फ असेसमेंट में आपने ये करना है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को मैं आपके पास भेजूंगा, वो आप लोगों ने खुद से याद रखनी है, ताकि जब टेस्ट हो
तो आपको आइडिया हो कि इनके फार्मूलाज क्या हैं, कैसे हैं। ये साल वाले नहीं है, इनके जस्ट फार्मूलाज हैं। अब जैसा कि इसने पूछा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड मास m, यहाँ से हमने फार्मूला बताना है। सो इस टाइप के जो फार्मूलाज हैं मैं वो सारे बता देता हूँ आपको, ताकि इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें पहला फार्मूला जो कलेक्ट किया है वो है इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल, एक फार्मूला ये है जो इससे रिलेटेड है, सेम एज वो होता है हमारे पास 2/3 mr²। यहाँ पे तो वैसे 2/3 का नहीं है, वो होता है 2/3 mr²। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ये सारे फार्मूले याद रहें। 2/3 mr²। जी, एक और फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। वो फार्मूला है द इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये थिन स्फेरिकल शेल था, अब हम डिस्कशन करते हैं सॉलिड स्फीयर की। इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ठीक हो गया, या फिर सिलेंडर भी कह सकते हैं, या फिर इसको डिस्क भी कहा जाता है। डिस्क में भी आप देख सकते हैं दोनों का फार्मूला सेम बन रहा है। अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस वो बनता है 1/2 mr²। ठीक हो गया। अब ए और एम में क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैंने अभी जो फार्मूला लिखा था सर्कल का, उसमें मैंने लिखा था x² + y² = r²। अगर उसका रेडियस r है तो वो r² में आता है, अगर a है तो वो a² बनता है। अब यहाँ उसने डिफाइन किया है कि रेडियस a है, तो कंफ्यूज नहीं होना, r की जगह पे आपने जस्ट a पुट करते जाना है। समझ आ रही है ना आपको, क्योंकि उसने रेडियस को a का नाम दिया है। मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर या डिस्क का जो बनेगा वो बनता है 1/2 mr²। यानी अगर यहाँ पे हम देखें, जो पहला पहला है ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर यानी डिस्क का बनता है फार्मूला इनर्शिया का ना, 1/2 ma²। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। जी, थर्ड फार्मूला है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। थर्ड फार्मूला है इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट सेंट्रल डायमीटर। ये था अबाउट सिमेट्री, और नेक्स्ट है अबाउट सिमेट्री, और नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास है अबाउट, इसको कॉपी कर लो कंट्रोल से। जी, इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर या डिस्क या कोई भी सॉलिड स्फीयर है अबाउट सेंट्रल डायमीटर। अबाउट सेंट्रल डायमीटर, ठीक हो गया। इसमें कोई और चेंज नहीं है, ये 1/4 में आ जाएगा। 1/4 mr²। 1/4 mr², ये वैसे आएगा 1/4 mr²। इसमें हम ऐड कर देंगे उसका 12th पार्ट, मीन 1/12 mr²। या इसके इसके एक और ऑप्शन भी दिया हुआ था उन्होंने कि इसको सॉल्व करके इस कैल्शियम लेके उसने सॉल्व किया हुआ था इसको, तो आप वो भी आ सकता है, या जनरल फार्मूला जो है ये भी आ सकता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि जो 1/2 ma² है ये हमारे पास इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर है, जिसका रेडियस अगर a है तो ma² होगा, और अगर r है तो mr² होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो a बनता है। इससे रिलेटेड मैंने 3 और फार्मूलाज भी लिखे हैं, तो कोई भी आ सकता है इनमें से। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पे आते हैं। A radial and transverse velocity of a particle be non-zero, वो नॉन जीरो होगी, कांस्टेंट्स, देन द पैथ डिस्क्राइब्ड बाय दैट द पार्टिकल इज। वो पैथ कौन सा होगा जिसमें रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है नॉन जीरो होगी। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, रेडियल वर्ड निकला है रेडियस से, ठीक हो गया। और ट्रांसफर जो है ये हमारे पास कह सकते हैं कि लीनियरिटी जो है किसी भी रो की, किसी भी लाइन की, उसको शो करता है। आसान अल्फाज में डिस्कशन कर रहे हैं इसको हम ना। तो जब रेडियस की बात आ जाती है तो रेडियस सर्कल का होता है।
ठीक हो गया। तो रेडियल भी उसकी वेलोसिटी है, ट्रांसवर्स भी है, नॉन जीरो कांस्टेंट को में है। इसका मतलब ये है कि अगर रेडियल वेलोसिटी जीरो हो, इसका मतलब ये है कि वो सर्कुलर शेप में नहीं है। बात को समझ आ रही है ना? अगर रेडियल वेलोसिटी नहीं है किसी भी पार्टिकल की, मतलब वो सर्कुलर पैथ में तो डिस्कस कर ही नहीं रहा ना, ये मतलब इसका रेडियस है। अगर रेडियल वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो रेडियस में मूव नहीं कर रहा, तो वो सर्कल है ही नहीं। बट उसने कहा कि रेडियल वेलोसिटी जो है, रेडियस में मूवमेंट करने वाली, वो नॉन जीरो है, मतलब वो उसका आंसर कुछ ना कुछ है। सिमिलरली ट्रांसवर्स जो है, ट्रांसवर्स के लिए अगर थोड़ा सा और मजीद आसान करें, तो एक टेंजेंट लाइन हमने डिस्कशन की थी। अब टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट पॉइंट बन रहा है ना, अब टेंजेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ सर्कल, इन दोनों को फोकस में रखते हुए जो वेलोसिटी है बॉडी की, जैसा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सिमिलरली ट्रांसवर्स फोर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों वेलोसिटीज किसी भी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की नॉन जीरो हैं, तो वो किस पैथ को डिस्क्राइब करेगा? सर्कुलर पैथ को डिस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक हो गया जी, इसका आंसर आ सर्कल है। जी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं हम। A stone of 4 kilogram falls freely from rest। एक स्टोन जिसका मैस 4 किलोग्राम है, वो आजादाना गिरता है फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है, नाइन्थ में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है हमने, उसी में से है। एंड हाइट, और उसकी हाइट जो है वो 4.9 मीटर है। तो ऑब्जेक्टिव 3 का क्या आंसर है जी? इसका सर्कल है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे है, वो भी बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर लीनियर आ जाए ना, लीनियर, ठीक हो गया, लीनियर आ जाता है, देन आप उसको कह सकते हैं कि वो एक लाइन को डिनोट कर रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह कि अगर उसमें क्वाड्रेटिक की बात आ रही हो, क्वाड्रेटिक की बात आ रही हो, तो वो पैराबोला को डिस्कस कर रहा होता है। अगर रेडियल की बात आ जाए तो वो सर्कल को डिस्कस कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है? लॉजिकल तो मैं सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, रिवाइज कर दूं कि पैराबोला कैसे बनता है। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं, तो वो आपके पास क्या बनती है? एक पैराबोला को शो कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसा कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ पे, या जैसे कि ये बना हुआ है ऑलरेडी ना, एक्स स्केयर माइनस 5, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना जी। अब ये देखिए, एक पैराबोला को डिनोट कर रहा है। ठीक है। और अगर एक लीनियर है, मैं मतलब लीनियर इक्वेशन बना देता हूँ, तो ये देखिए एक लाइन को डिनोट कर रहा है। ठीक है। और इसी हिसाब से क्वाड्रेटिक की बात है पैराबोला, लीनियर की बात है तो वो लाइन होगी। अगर रेडियल की बात आए तो वो एक सर्कुलर पैथ को डिस्कस कर रहा होगा। इसका आंसर सर्कल है। अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है, मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है? एम वी। अब क्वेश्चन इज दैट कि हमें m कहाँ से मिलेगा, v कहाँ से मिलेगा। ठीक है, v एक तो उसने बता दिया, पहला v उसने बता दिया कि बॉडी रेस्ट में था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। फाइनल वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं, जो कि हमारे पास वेलोसिटी होगी। तो इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं मोशन की, तीन हालतें होती हैं। उसमें से जो थर्ड वन है, उसको अगर हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक लिखें, वैसे ये होती है 2as होती है। मतलब मैंने a को ग्रेविटेशन कांस्टेंट g कह दिया है, s डिस्टेंस होता है, मैंने उसको हाइट से डिनोट कर दिया है। दैट इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वी आई का स्केयर। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास मैस 4 किलोग्राम है। ठीक है। और हाइट यानी h 4.9 है। जी कांस्टेंट की वैल्यू आप 9.8 भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। और
हमने सेकंड वेलोसिटी मालूम करनी है, तो हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। 2 वैसे आ जाएगा, जी की जगह पे हम आसानी के लिए 10 लिख देते हैं, 9.8 भी आप लिख सकते हैं। एच जो है हाइट वो 4.9 है हमारे पास, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इट मीन्स दैट कि आपके पास वी एफ स्क्वायर ही आ जाता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आंसर आता है वी एफ का, वो क्या आता था यार, एक मिनट, पेज कहाँ पड़ गया। हाँ जी, इसका आंसर आता है 7√2। इसका आंसर जो मेरे पास आ रहा था 7√2, ये हमारे पास क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी है। और अब हम मोमेंटम मालूम कर लेते हैं। मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। मैथ उसने दिया है हमें कितने किलोग्राम है, 4 kg है मैथ। और वेलोसिटी हमने यूज कर ली है, दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, तो 4×7 = 28। तो आपके पास इस टाइप का कोई आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, तो उसको मुकम्मल सॉल्व कर किया तो हमारे पास इसका आंसर आता है 39.59। 39.59 ठीक हो गया। ये इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जी। 39 पॉइंट क्या आंसर है हमारे पास 59। तो हम देखते हैं 39.59 फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक हो गया सर जी। आफ्टर दैट हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है, पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज। पावर सेट of a non-empty set X is smallest topology, largest topology, not a topology। वो कहते हैं कि पावर सेट मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस ही कह लें नॉन एम्प्टी सेट की, ठीक है ना, वो क्या होगी। तो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जो है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक सेट एक्स है, कोई सेट एक्स हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ भी है 1 2 मैं कह देता हूँ। अब इसका मैं पावर सेट बना लेता हूँ। पावर सेट कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर उसके तमाम सबसेट मौजूद होते हैं। अब पहला सबसेट तो एम्प्टी सेट होता है, ठीक हो गया सेट। दूसरा सेट क्या होगा इसका 1, तीसरा सेट क्या होगा इसका 2, और लास्ट वाला सेट हमारे पास क्या बनेगा, एक्स खुद आ जाएगा। ठीक है जी, एम्प्टी सेट 1 2 एंड एक्स। अब ये थ्रू आउट सारे इसके सबसेट आ गए, तो इस सेट का नाम हम कहते हैं पावर सेट है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये कौन सी टोपोलॉजी है, लार्जेस्ट टोपोलॉजी है, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है, नॉट अ टोपोलॉजी है, या नन ऑफ दीज है। ठीक हो गया जी। इसका आंसर ये होता है कि इस टोपोलॉजी का नाम होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक हो गया। ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर तमाम सबसेट मौजूद होते हैं, और ये टोपोलॉजी लार्जेस्ट टोपोलॉजी कहलाती है। तो इसलिए इसका हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स। अच्छा, इसी तरह अगर वो कहते हैं कि टोपोलॉजी कंटेनिंग जस्ट एम्प्टी सेट एंड एक्स दैट इज कॉल्ड इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और वो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स होती है। ठीक हो गया सर। तो आपको स्मॉलेस्ट का भी पता होना चाहिए और लार्जेस्ट का भी पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट के लिए ये होगा कि जस्ट एम्प्टी सेट एंड एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, या स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा जी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि if टा1 and टा2 are two topologies on x, x के ऊपर 2 टोपोलॉजीज हैं, और टा1 जो है वो टा2 की सबसेट है। ठीक हो गया, टा1 टा2 की क्या है, सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजिकल स्पेस, मैं इसको पी को टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम दे देता हूँ। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ दैट इज अ टा1। ठीक हो गया। और जो दूसरी टोपोलॉजी मैं बनाता हूँ वो, ये तो सबसे बड़ी टोपोलॉजी थी वैसे, मैं एक और टोपोलॉजिकल स्पेस बना देता हूँ, टा2 नाम की। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करते हैं जस्ट एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, और एक हम ले लेते हैं एक्स सेट, एक
डिस्क्रीट और एक इनडिस्क्रीट ले ली। अब अगर हम देखें तो टा2 जो है वो टा1 की क्या है, सबसेट है ना, बट वहां पे उसने इसको कहा हुआ है कि टा1 टा2 का सबसेट है, मतलब टा2 इसको मैं क्या देता हूँ, ये हमारे पास टा1 है टोपोलॉजिकल स्पेस। तो कहते हैं टा1 अगर इस टा2 की क्या है, सबसेट है, इस सेट का सबसेट है ये वाला ना, देन आगे ऑप्शन क्या है कि टा1 इज फाइनल। क्या टा1 मजबूत है टा2 से? नहीं, ऐसा नहीं है। टा2 इज कॉर्सर देन टा1। क्या टा2 जो है वो टा1 से कॉर्सर है? कॉर्सर मतलब कमजोर, सॉरी फाइनल, हाँ मजबूत कमजोर। टा1 टा2 का सबसेट है, ये दोबारा उसने वही बात लिख दी, नहीं इसका ऑप्शन होगा नन। या फिर इसका ऑप्शन ये होगा कि जैसे कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि टा1 इज कॉर्सर देन टा2। हाँ, टा1 जो है वो टा2 से क्या है, कमजोर है। ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक हो सकता है। लेकिन टा1 टा2 से फाइनल, फाइनल का मतलब ये होता है मजबूत, वो नहीं है क्योंकि वो उसका सबसेट है। हाँ ये है कि टा1 कमजोर हो सकती है टा2 के साथ से, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं टा, अगर ये ऑप्शन हो तो ठीक है, वरना नन ऑफ दीज होगा। मेरे ख्याल में तो मिस प्रिंट की वजह से ऐसा हो गया शायद। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे मूव करते हैं। जी ये मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी रहे इन चीज़ों की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है हमारे पास। जी ऑब्जेक्टिव नंबर 7 ये है कि a point is said to be interior point of A if there exists an open set U such that, इसमें से कौन सी कंडीशन होगी? अच्छा वैसे ये दो ऑब्जेक्टिव जो दोनों आ चुके हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, क्लोजर ऑफ सेट, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया है इन चीज़ों का, तो मेरे ख्याल में अब समझाने की जरूरत नहीं है। मजीद अगर कहें तो मैं समझा देता हूँ, या एक दो स्टूडेंट्स नए हैं। इंटीरियर पॉइंट वो होता है जो कि, सर ले नहीं गए, भूल गए, अच्छा जी। इंटीरियर पॉइंट अगर हम मीट्रिक स्पेस में डिस्कस कर रहे थे तो जिसका डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम सेंटर दैट इज लेस देन रेडियस, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट। इसमें अगर एक्स नॉट सेंटर है तो एक्स क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक हो गया। और टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने क्या कहा था कि ऐसा पॉइंट जो जिसका ओपन सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ओपन सेट के होते हुए वो सबसेट ए का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी मैं डेफिनेशन लिखूं आसान अल्फाज में तो वो कुछ ऐसे बनती है कि अगर x जो है वो किसी ओपन सेट से बिलोंग करता है, x बिलोंग टू एनी ओपन सेट, तो वो ओपन सेट क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए का। अब ए क्या है, ए को डिफाइन कर देते हैं, ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है, एक्स का सबसेट था। ठीक है, अगर इस लेक्चर को किसी ने अच्छे से देखना हो तो बता देंगे, ये लिमिट पॉइंट वाला मैं अगेन भेज दूंगा आपको। तो जी ये डेफिनेशन है किसकी, इंटीरियर पॉइंट की। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो जो सबसेट है ए का, ये ऑप्शन गलत है। ए इंटरसेक्शन यू इज नॉट एम्प्टी, ये भी गलत है। और ये जो ए वाली डेफिनेशन लिखी हुई है अगर आपको याद हो तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि जिस ओपन सेट में एक्स मौजूद है उसका ओपन सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें, उसमें अगर एक्स ना हो, उसका आंसर नॉन एम्प्टी है, तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा नन। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन नहीं है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। ठीक हो गया, तो पहली जो है ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, दूसरी डिसजॉइंट की डेफिनेशन है, और तीसरी सबसेट की डेफिनेशन है। लास्ट पे आते हैं, अब सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी डेंस। ये तो आपको पता है कि अगर उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है वो किसके इक्वल आ जाता है, एक इक्वल आ जाता है। ठीक हो गया सर। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। जज़ाकल्लाह।